नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 28 से 29 सितंबर 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को अभी आप देखेंगे, जिसमें बिहार के आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का संकलन होगा। और आगामी सभी एग्जाम को देखते हुए जिस प्रकार का नया नया पैटर्न प्रश्न को पूछे जाने की अब बनी है, तो संबंधित सारी जानकारी जो उससे रिलेटेड होंगे उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो ये सीरीज आपके बिहार के एग्जाम के लिए रामबाण है। यहाँ पर सिर्फ बिहार करंट अफेयर्स ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का भी संग्रह आपको देखने को मिलता है। पिछले क्लास में ये प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं अभी हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं। आपको मैंने जानकारी दिया था कि पवन कुमार भिमप्पा बजंतरी, जो कि क्रम की दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो क्रम हमने आपको बतलाया था, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, ये विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर है। और क्रम इनका है 46वां, यानी कि 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी हाल ही में शपथ लिए हैं। यानी कि वर्तमान व 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं पवन कुमार भिमप्पा बजंतरी। इससे पहले 45वें, फिर 44वें, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कृष्णन विनोद चंद्रन, आपको ध्यान रखना, 44वें मुख्य न्यायाधीश थे पटना हाई कोर्ट के। और उसके बाद कार्यवाहक न्यायाधीश बने थे आशुतोष कुमार, तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे। अब बात यहाँ पर करें 45वें न्यायाधीश की, तो ये हो जाएगा, कार्यवाहक को काउंट नहीं किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ये नवीनतम ही पूछा जाएगा। अभी जिस प्रकार का पैटर्न है इस चीज को लेकर, जो पॉसिबिलिटी है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की, वो बेहतर आप तभी कर पाएंगे जब सारी चीजों को, सारे दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए प्रश्न को पढ़ेंगे, यानी कि संबंधित सारी चीजें। अब देखिए, डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज को तो आप लोग फॉलो कर ही रहे हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि 2022 से ही हम आपको मंथली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये अगस्त महीने वाला अभी हाल ही में जारी हुआ है, आप लोग जाके इसे जरूर देखिएगा। ऐसा संग्रह आपको, मुझे नहीं लगता, कहीं पर मिलेगा। एक बार जरूर देखने का प्रयास कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो 2025 का पूरा कवर कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम में बहुत आपको हेल्प होगा। मैं बस आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर 5 से 7 मिनट देखिए। समझिए कि 5 से 7 मिनट हम डेमो के रूप में देख रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरा क्लास आप देखेंगे, जिस प्रकार से चीजें वहां पर हम आपको बतलाते हैं। प्रश्न की क्वालिटी और उसे समझाने का तरीका और उससे अच्छा कंटेंट आपको, मुझे नहीं लगता कि बिहार करंट अफेयर्स का ऐसा कहीं मिलेगा। ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जो लोग हमें रेगुलर फॉलो करते हैं वो लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे कंटेंट की कॉपी भी बहुत लोग करते हैं। चलिए, फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। अभी हम सेशन की शुरुआत करते हैं। अभी बिहार के दृष्टिकोण से एक बड़ा न्यूज सामने आता है रामसर स्थल को लेकर। अगर हम बात करें अब इस समय, अब तक अगर सितंबर तक की बात करते हैं तो 91 रामसर साइट थे भारत में, जिनमें कि रिसेंटली राजस्थान का 2 इसमें शामिल हुआ था, खींचन और मिनार। ये चीजें हम कई बार आपको बतला चुके हैं, लेकिन अभी हाल ही में 27 सितंबर को एक नई अपडेट ये निकल कर आती है कि यहाँ पर, अच्छा, उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि 2025 में बिहार के किस जल स्रोत को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया, यानी कि जो वेटलैंड्स की जो वैश्विक सूची होती है वहां पर शामिल किया गया। अब इससे भारत में इसकी संख्या जो है बढ़कर 93 हो चुकी है। दरअसल एक चीज समझिएगा कि 2 रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया बिहार के जल स्रोत को, यानी कि 2 बिहार के जल स्रोत को। एक बक्सर में है गोकुल जलाशय, और दूसरा पश्चिमी चंपारण में है उदयपुर झील। तो ये दोनों इसका राइट आंसर है, और यहां पर फाइनल आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उपयुक्त ए और सी दोनों है। बक्सर वही स्थान है जहां पर गंगा नदी बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करती है, इस चीज को ध्यान रखिए। और कटिहार में एक जगह मनिहारी, जहां पर बिहार के भूभाग को छोड़ देती है। अच्छा, बिहार की शोक कहलाती है कोसी नदी। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि बिहार के क्षेत्र में कोसी नदी कहां से प्रवेश करती है। ये एक होमवर्क के रूप में हम आपको प्रश्न पूछे हैं। चलिए, फिलहाल यहां पर पश्चिमी चंपारण की बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अब यहां पर इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। देखिए, अभी 2 जलाशय को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है, और एक है बक्सर में, एक बक्सर जिला में, और इसकी क्षेत्रफल 448 हेक्टेयर है। दूसरा पश्चिमी चंपारण में, क्रमशः ये गोकुल जलाशय और उदयपुर झील है। अब यहाँ पर एक बात ये भी समझना है कि ये चौथा और 5वां बना है। इससे पहले 3 रामसर साइट बिहार में थे। 2020 में इसमें शामिल हुआ था कांवर झील बेगूसराय का। फिर 2023 में पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसमें आपको ध्यान रखना नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य इसमें शामिल हुआ था। तो बात यहाँ पर यह है कि पहला जो रामसर साइट है बिहार का वो है कांवर झील, जो कि 2020 को मान्यता इसे मिली थी।
अब रामसर साइट्स की संख्या बिहार में बढ़कर हो चुकी है कितनी, तो 5। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब कुछ और बातों की हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि रामसर स्थल आर्द्रभूमि साइट्स होता है, और 2 फरवरी 1971 को रामसर एक जगह ईरान में, यहीं पर यूनेस्को द्वारा हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। दरअसल इसमें जिस भी वेटलैंड को या फिर जिस भी जल स्रोत को शामिल किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सहयोग प्रदान किया जाता है उनके संरक्षण आदि को लेकर। तो एक प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल हो जाता है। अच्छा, इससे पहले हमने जानकारी आपको दिया था, नवासी था, नवासी के बाद 2 जो बढ़ा वो राजस्थान का खींचन और मेनार, तो बढ़कर 91 होगी उसकी संख्या। लेकिन अभी फिर बक्सर और आपको ध्यान रखना है पश्चिमी चंपारण का 2 जगह, 2 स्थल इसमें शामिल हुआ, जिससे अब बिहार में रामसर स्थल की संख्या जो है बढ़कर 5 हो चुकी है। अब एक बार कंप्लीट इसकी सूची हम देख लेते हैं, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम कांवर झील, नागे पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो 5 जगह है, 5 स्थल है, एक तो बेगूसराय में है, एक जमुई, एक नहीं बल्कि 2 जमुई में है, और फिर बक्सर में एक है, और फिर पश्चिमी चंपारण में। कुल मिला के 4 जिले में ये 5 स्थल है। इतना क्लियर है, जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस पॉइंट को मैं पुनः से जोर देकर आपको ये बतला रहा हूं कि ये VVI है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, सेशन में हम आगे बढ़े। इस नवरात्रि आप सभी के लिए BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे एक शानदार छूट आप सभी के लिए उपलब्ध है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जितने भी कोर्स आपको एप्लीकेशन पे दिखेंगे, सभी कोर्स में इस कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा। चाहे वो कोई कोर्स हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, कोई PDF हो, कुछ भी, पूरे के पूरे एप्लीकेशन पे तमाम चीज़ों में, तमाम कोर्स टेस्ट सीरीज में इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, करंट अफेयर्स का एक विजेता बैच है, एक नॉमिनल सा चार्ज पर उपलब्ध है, प्रत्येक दिन का 1 रुपया आपको देना पड़ रहा है, और उसमें पहले से एक ऑफर थी 15% डिस्काउंट को लेकर। ये तमाम जो कोर्स आप देख रहे हैं, जैसे कि BPSC AEDO का टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स का विजेता बैच, BPSC मेन्स को लेकर आंसर राइटिंग, जो खास करके BPSC मेन्स की बात हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, बिहार SSC सीजल 4 का एक प्रॉपर बैच है जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी होगी। और ये टारगेट बैच है बिहार पुलिस SI का करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी। ये रिसेंटली कल परसों ही ये लॉन्च भी है। इसमें प्रॉपर वे में, इसका डिस्क्रिप्शन जाकर एक बार चेक कीजिएगा, गुणवत्तापूर्ण चीजें यहां पर हम आपको देंगे। करंट अफेयर्स की जो पूरी जिम्मेदारी होगी इसमें हमारी होगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये सभी चीजें आपको BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे मिलेगा। डाउनलोड कर लीजिए, कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा, FEST50। चलिए, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार के किस शहर में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 19 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? ये वैश्विक स्तर पर आपको ध्यान रखना है। ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं ये बड़ा साहित्य महोत्सव है जिसका नाम है 19, और 3rd एडिशन का जो आयोजन है अभी हाल ही में पटना में किया गया है। विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए संबंधित तथ्यों को हम देखते हैं। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा और वैश्विक स्तर पर भी ये बड़े साहित्य महोत्सव में भी शुमार है, ये देखा जा सकता है। तो 19 इसका नाम है, और आपको ध्यान रखना, तीसरा संस्करण 25 से 28 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर कहां पर है? तो गांधी मैदान पटना के उत्तर में है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आयोजक की अगर हम बात करते हैं तो साहित्य अकादमी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से ये तीसरे संस्करण का आयोजन यहाँ पर हुआ है, सम्राट अशोका कन्वेंशन सेंटर में। उद्घाटन जो बिहार के मौजूदा राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, इनके द्वारा किया गया। अच्छा, महोत्सव में भारत और विदेशों से लगभग 550 लेखक, कवि, विद्वान और प्रकाशक यानी कि पब्लिशर इसमें शामिल हुए थे, भाग लिए थे। ये बात ध्यान रखिए, बड़ा सम्मेलन था, बड़ा समागम था। लगभग 90 सत्र आयोजित किए गए और लगभग 100 भाषाओं का प्रतिनिधित्व किया गया। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा साहित्य सम्मेलन था या फिर आयोजन था, ये आप बोल सकते हैं, महोत्सव था। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए है और बिहार के लिए गर्व की बात है, क्योंकि बिहार में इस प्रकार के कोई आयोजन होता है तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के प्रश्न बड़े एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे, क्योंकि बिहार के लिए एक उपलब्धि स्वरूप है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको मैं बता दूं, ये तमाम जो जानकारी हमने दिया है यहीं से प्रश्न बनेंगे, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ पूछा जा सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP और प्लेनेट ए द्वारा घोषित यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से भारत की
किस युवा को सम्मानित किया गया है? अच्छा, ये गुजरात की रहने वाली है, नाम है जैनली मोदी। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस पुरस्कार को लेकर चीजें हम देखेंगे एकदम विस्तार में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो हर साल यह सम्मान उन युवाओं को देता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। और वर्ष 2025 के संदर्भ में देखें तो गुजरात के जैनली प्रणब मोदी, यहाँ पर हमने ब्रैकेट में ये जगह भी मेंशन किया, राज्य भी, कि किस राज्य की रहने वाली है, तो इस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि उन्हें यह सम्मान क्यों मिला है, एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर जानकारी यहाँ पर हमने ये दिया है, यह पुरस्कार उन्हें वनोफी लेदर नामक उनकी नवोन्मेषी यानी कि इनोवेटिव परियोजना के लिए दिया गया है। अब ये बेसिकली है क्या, अब ध्यान दीजिएगा, जो कि केले की फसल के अवशेष होते हैं, जो बनाना का यहाँ पर फसल की अगर हम बात करें, जो ये तना आप देख रहे हैं, ये इसी से तैयार होता, जो मुख्य रूप से आप बोल सकते हैं ये पौधा आधारित चमड़ा होता है, यानी कि प्लांट बेस्ड लेदर का एक प्रकार का विकल्प है। ठीक है, तो इसी उपलब्धि के लिए, इसी इनोवेशन के लिए अभी हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किस पुरस्कार से, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से। यहाँ पर देखिए यही पुरस्कार को लेकर बात हो रही थी, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 के। तो इतना क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी और भी हम देखेंगे जो मुझे यहाँ से इंपॉर्टेंट नजर आता है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की, तो स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, और ये स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट के बाद की गई थी। कब? तो 5 जून 1972 को। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये इसका स्थापना दिवस है। और ये संयुक्त राष्ट्र की एक मुख्य पर्यावरण एजेंसी है, ये सर्वोच्च पर्यावरण एजेंसी भी आप बोल सकते हैं, जिसका मुख्यालय जो है ये नैरोबी केन्या में है। और दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौती जैसे कि जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता की हानि और प्रदूषण से निपटने का मूलतः मतलब ये सारे कार्य करती है, ये इसका मतलब कार्य क्षेत्र है। तो इसको लेकर यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान रखना है। मूलतः अगर हम देखें तो स्थापना कब हुई थी, ये किस प्रकार की एजेंसी, किसकी एजेंसी, मतलब कार्य क्या करती है, मुख्यालय कहाँ पर है। और एक बात और, जब बात हम कर रहे हैं 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, तो स्थापना के समय से ही भारत इसका सदस्य है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत के संदर्भ में जो खास करके जानकारी यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है, इस तरह से डीप में जाके आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये चीजें हमने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इस वाले पॉइंट में हमने क्या लिखा है कि दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों, खास करके पर्यावरण चुनौती, जलवायु परिवर्तन आदि को ध्यान रखते हुए इस पर कार्य करती है। लेकिन भारत जब 1972 से ही स्थापना के समय से इसका सदस्य है, तो भारत के साथ यूएनईपी जो है, भारत के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत का पहल है, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, यानी कि आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी हम बात कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, क्लीन एयर प्रोग्राम आदि में सहयोग करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर इसमें खास करके ये भी हमें शामिल करने को मजबूर करता है कि 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की जो मेजबानी है वो भारत ने ही की थी, जिसका थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इसमें जो खास करके यूएनईपी का लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसमें एक प्रकार से ये मददगार साबित होता है। और यहाँ पर हमने ये भी लिखा है कि 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में है, ये आप लोग जानते हैं, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 की हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर लाइफ नामक एक खास करके आप बोल सकते हैं पहल पेश किया था। इसका अर्थ होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। पहल को भी यूएनईपी ने वैश्विक समर्थन दिया था। तो ये चीजें देखिए, ये 2021 का है, और ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता है, अभी का जो पैटर्न है पूछा जा सकता है। तो COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यहाँ ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। तो ये भी एक प्रकार की यूएनईपी की जो उद्देश्य है इसको समर्थन देता है। तो ये चीजें ध्यान रखें, और ये तस्वीर वहीं की है 2021 की। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ पर अगले प्रश्न पे, हाल ही में किस देश ने आयरन बीम नामक मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, जो आने वाले समय में रॉकेट और ड्रोन हमले से रक्षा करने में मदद करेगी। अच्छा, आयरन डोम के बारे में आपने सुना होगा,
इजराइल से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं आयरन बीम मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली, तो ये भी इजराइल से है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा अंतर यह है, ये लेजर प्रणाली है और आयरन बीम जो है ये भी इजराइल से ही संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। आइए इसको हम एक अलग तरीके से, जो इसका एक्सप्लेनेशन है, जो मुझे लगता है कि इतना डीप में जाके प्रश्न पूछा जाएगा, उसको हम देखते हैं। पहले बेसिक सी जो जानकारी उसको हम देख लेते हैं। देखिए आयरन बीम जो है ये इजराइल द्वारा विकसित दुनिया की पहली हाई एनर्जी लेजर आधारित मिसाइल रोधी प्रणाली है। ये ध्यान रखिए, लेजर आधारित ये प्रणाली है और ये दुनिया में पहली बार इस प्रकार का पहल ये किसी देश द्वारा किया गया है। अब इसमें देखिएगा राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और एविल्ट सिस्टम्स द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित किया गया, यानी कि डेवलप किया गया है। और ये लेजर प्रणाली रॉकेट, ड्रोन और मोटार जैसे छोटे हथियारों को हवा में 4 सेकेंड में ही नष्ट कर सकने में सक्षम है। आप इसको तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। और यह प्रणाली पारंपरिक इंटरसेप्टर मिसाइलों की तुलना में बहुत सस्ती और तेज है। पलक झपकते ही दुश्मन के मतलब यहाँ पर रॉकेट, ड्रोन, मोटार आदि को ध्वस्त कर सकने में सक्षम है, पलक झपकते 4 सेकेंड में। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह इजराइल की बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली, जैसे आयरन डोम, यहाँ पर देखिए हमने इसे हाईलाइट किया है, आयरन डोम हो गया, डेविड्स स्लिंग और एरो के साथ मिलकर और इसे अधिक मजबूत बनाएगी। तो ये तमाम चीजें समझिएगा, ध्यान रखिएगा। आयरन डोम की बात हुई है तो कुछ समय पहले हमने आई थिंक 2 से 3 मंथ पहले एक जानकारी इसी प्रकार का अमेरिका के संदर्भ में दिया था। आप भूल ना जाएं, एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं, है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए गोल्डन डोम, इसको ध्यान आपको रखना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने। और ये चीजें अभी हम आपको इसलिए बतला रहे हैं कि जब 45वें राष्ट्रपति बने थे, ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद 46वें बने थे कौन? जो बाइडेन। उसके बाद बने 47वें फिर डोनाल्ड ट्रंप। इस चीज को ध्यान रखिए, क्रम ही पूछा गया था जब 45वें राष्ट्रपति थे। तो अभी 20 जनवरी 2025 को दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए, मतलब शपथ लिए। अब यहाँ पर पॉइंट यह है कि हाल ही में 20 मई 2025 को देश की रक्षा के लिए गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा की थी। और इस रक्षा प्रणाली की कुल लागत 175 अरब डॉलर है और इसका नेतृत्व अमेरिकी स्पेस फोर्स के वाइस चीफ जनरल माइकल ग्वेटलिन करेंगे। बेसिकली ये लगभग 3 वर्षों में तैयार होगा गोल्डन डोम। और इसका उद्देश्य आदि क्या है, मतलब जो यहाँ पर हमने लिखा है, ये तमाम चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल समेत अन्य हवाई खतरों का मुंहतोड़ जवाब देने को लेकर, देश की रक्षा को लेकर, ये अभी हाल ही में इजराइल के गोल्डन डोम जो है उसके तर्ज पर ये मतलब शुरू करने को लेकर बात कही है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है, इजराइल की आयरन डोम से प्रेरित है। गोल्डन डोम तो अमेरिका वाला है, जो मतलब अगले 3 वर्षों में ये चालू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये संरचना आप देख रहे हैं इस तस्वीर के माध्यम से, ये आयरन डोम की है। ये चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तस्वीर को आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ फाइल आपको एप्लीकेशन पे, जो बोर्ड पीडीएफ है जो डेली आपको हम देते हैं, जो हुबहू आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें निःशुल्क आपके लिए एप्लीकेशन पे उपलब्ध होता है। एप्लीकेशन पे एक सेक्शन आपको दिखेगा, होम पेज पर ही जो बॉक्स बने हुए हैं वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स टेस्ट करके एक सेक्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। टेस्ट आपको पूरा प्रॉपर दिखेगा, सारे डे बाय डे। बगल में उसका पीडीएफ का आइकन होगा, वहां से एकदम निःशुल्क में इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए, कल से ही ये निःशुल्क आपको मिल रहा है, तो शुरुआत हो चुकी है, आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूके इंडिया बिजनेस ग्रुप द्वारा लिविंग ब्रिज अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए इसका राइट आंसर होगा कीर स्टारमर। ये कौन है आप लोग जानते होंगे। फिलहाल विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये बताइए। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आइए संबंधित तथ्यों को हम देखते हैं। इन्हें सबसे पहले यहाँ पर आप तस्वीर में देख लीजिए। इनमें हमने आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी का संग्रह किया है, एक बार उसे देखते हैं। देखिए, लिविंग ब्रिज अवार्ड यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच आपसी संबंधों
व्यापारिक सहयोग और सांस्कृतिक साझेदारी को मजबूत करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है, ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो मूलतः आपसी संबंध, व्यापारिक सहयोग और साथ ही साथ सांस्कृतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान करने में जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है, जो उन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया उसके लिए। और ये पुरस्कार लंदन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया जाता है। और ये अभी हाल ही में जो दिया गया ये पुरस्कार का नाम तो आप लोग जान चुके हैं, यूके इंडिया लिविंग ब्रिज अवार्ड। तो 2025 का विजेता है कीर स्टारमर, जो यूके के प्रधानमंत्री हैं। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है ये भी हमने लिखा है, इंडिया यूके इंडिया बिजनेस ग्रुप। और ये प्रश्न में भी हमने शामिल किया था। उद्देश्य हमने आपको बतला दिया, भारत और ब्रिटेन के संबंधों को प्रोत्साहित करना, महत्व व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक साझेदारी आदि को। यहाँ पर वो चीज़ें हमने लिखा भी है। और केवल यही नहीं, और भी कई सारे पुरस्कार को लेकर हम विशेष रूप से आपको जानकारी देते आए हैं। अभी रिसेंटली हमने बैलन डी और पुरस्कार को लेकर पिछले क्लास में जानकारी दिया है, और पूरी की पूरी सूची हमने आपको पढ़ाया था। इसी प्रकार से कोई भी पुरस्कार आपका नहीं छूटा है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तमाम जो पुरस्कार की लेकर जानकारी है वो चीज़ें हमने आपको पढ़ाया है। एक रिविजन यहाँ पर हम आपको करवा देते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। और ये इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस बार भारत का एक एनजीओ इसमें शामिल है, और उस एनजीओ का नाम है एजुकेट गर्ल। यहां पर देखेंगे आप पहले नंबर पर एशिया का नोबेल से कहा जाता है किसे, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एजुकेट गर्ल। ये आपको ध्यान रखना, भारत की एक एनजीओ है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए इसका चुनाव किया गया है। दरअसल अभी 3 को यह पुरस्कार मिला, एक तो शाहिना अली मालदीव के, और एंटोनियो एल विलानुएवा जो कि फिलीपींस के, और एक है एनजीओ भारत का एजुकेट गर्ल। इन तीनों को यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, ये भारत की पहली संस्था बनी है, गैर लाभकारी संस्था यानी कि एनजीओ एजुकेट गर्ल, जिसे अभी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। हम आते हैं आगे, लेकिन उससे पहले ये जो आपने देखा है, ये इसका आपको ध्यान रखना 67वां है। ये अगर हम संस्करण की बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो ये 67वां एडिशन है। ये चीजों को ध्यान रखेगा, 67वां एडिशन। लेकिन वहीं पर इससे पूर्व का 65वां का हम देखते हैं, तो इसमें भी डॉक्टर रवि कन्नन भारत का एक नाम हमें देखने को मिलता है। ये 65वें वाले एडिशन में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अन्यथा पीडीएफ तो निःशुल्क मिल रहा है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, पहले भारतीय कौन थे, तो 1958 में आचार्य विनोबा भावे या पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। महिला में प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थे। अच्छा, अब यहाँ पर 66वें की बात करें तो 66वां वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें भारत का कोई भी नाम आपको नहीं देखने को मिलता है पुरस्कार के विजेताओं में। तो इतनी जानकारी क्रमशः यहाँ पर कम से कम 2 साल का जरूर ध्यान रखेगा, 66वां वाला। और मैं 65वां इसलिए आपको याद करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर रवि कन्नन भारत के हैं, इस लिहाज से। 67वां तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। आइए एक कथन वाला प्रश्न है, इसे देखते हैं। और ये प्रश्न क्या है देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, तकरीबन 35 मिनट आपको समय देना है करेंट अफेयर्स में। 24 घंटे में से 35 मिनट आपके पास समय नहीं है। आप बताइए कितना इंपॉर्टेंट सेशन है और कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी हम दे रहे हैं। चीज़ों को इस प्रकार से बता रहे हैं कि बार बार आपको यूट्यूब पर या फिर कहीं और स्रोत को लेकर के भटकने की जरूरत नहीं है कि सर करेंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हुई नहीं है, कहाँ से होगी। तो समय आपका बचेगा। 35 मिनट आप यहाँ पर हमें समय दीजिए। निश्चित तौर पर हम इतना कंटेंट आपको देंगे कि आपको दोबारा कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न है कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस की बात हो रही है, अनिल चौहान है, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2025 से अब 30 मई 2026 कर दिया गया है। इस वजह से ये खबरों में है, तो बिल्कुल ये वाला जो कथन है ये सही है, क्योंकि द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, 30 सितंबर को उनका कार्यकाल समाप्त होना था, लेकिन 30 मई 2026 कर दिया गया है। अच्छा, सीडीएस का जो कार्यकाल है ये रक्षा मंत्रालय और सैन्य सुधारों से जुड़ा है, ना कि राजनीतिक मामलों से। तो ये बिल्कुल सही है। सीडीएस का जो कार्यकाल है ये रक्षा मंत्रालय और सैन्य सुधारों से जुड़ा है, राजनीतिक मामलों से इसका कोई संबंध नहीं है, ये भी सत्य। अगला है जनरल बिपिन रावत, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ये भी सत्य है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन कौन से सही हैं, तो सारे के सारे सही है। यहाँ पर देखिए कितने विकल्प थे, 3 विकल्प, तो तीनों कथन सत्य हैं। जनरल बिपिन रावत को आप यहाँ पर देख रहे हैं। 2021 में आपको ध्यान रखना, एक विमान था, विमान का नाम क्या था ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। विमान का नाम था MI-17V5।
इस विमान का नाम था MI-17V5। तमिलनाडु में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इस विमान पर सवार इनकी पत्नी समेत कुल 14 लोगों का दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गया था। ये भारत के पहले सीडीएस थे। बिपिन रावत अभी वर्तमान में है अनिल चौहान, जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला भी कथन वाला ही प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सितंबर 2025 में कनाडा G7 देशों में फिलीपींस को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना है। और ये पहला देश जो हमने लिखा, ये शब्द G7 के संदर्भ में लिखा है। G7 देशों में फिलीपींस को मान्यता देने वाला पहला देश कनाडा बना है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला है कि कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को सितंबर 2025 में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दिया है। बिल्कुल ये भी सत्य है और ये चीजें आपने मीडिया वगैरह में बहुत देखा होगा इस समय। और इस कदम का उद्देश्य पूर्व मध्य में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर कूटनीति दबाव बढ़ाना है, एक प्रकार से मान्यता देने को लेकर है। यानी कि फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश अभी बना है फ्रांस। अच्छा, ये तो कथन गलत है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फ्रांस नहीं बल्कि कनाडा होगा। G7 देशों में कनाडा ये वाला, ये तो कथन असत्य है। यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं कि मध्य पूर्व में जो इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष चल रहा है, इसको लेकर के एक प्रकार से ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो कौन कौन सा विकल्प सही है, 1, 2 और 3 देख लीजिए। विकल्प नंबर बी में आपको दिखेगा, विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अच्छा, एक अलग तरीके से हम यहाँ पर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन अभी आपको देते हैं। मतलब जो कथन यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है, कौन सा सही, अब तो जान चुके हैं कौन सही है कौन गलत है, एक प्रकार से उसे हम एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। देखिए, अभी आपको ध्यान रखना, पहला जो कथन था वो बिल्कुल सत्य था, सही था कि कनाडा ने सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को, यानी कि G7 देशों में अगर हम देखते हैं तो मान्यता देने वाला पहला देश बना है। कौन? तो बना है कनाडा। ये चीज ध्यान रखिएगा। हालांकि 4 देश, ये 4 देश का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, सितंबर 2025 में आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता दिया है। और तीसरा जो कथन यहाँ पर था, ये भी सही है। मतलब इस कदम का जो उद्देश्य है, पूर्व मध्य में जो इजराइल और फिलिस्तीन का, या फिर मध्य पूर्व में जो इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष चल रहा है, एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव बढ़ाने के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं ये फिलिस्तीन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगला कथन था, ये गलत था कि फ्रांस ने फिलिस्तीन को G7 देशों में या फिर G7 में पहले मान्यता नहीं दी है। मतलब यहाँ पर देखिए, ये गलत था और यहाँ पर इसका खंडन किया गया है, मतलब इसको सुधारा गया है। ये कथन गलत है क्योंकि फ्रांस ने G7 देशों में, पहला देश तो कनाडा है जिसने मान्यता दिया है। अच्छा, आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि सर G7 देश क्या है? तो यहाँ पर G7 देशों को लेकर जानकारी हम आपको देंगे। आइए उसको लेकर डिटेल में चर्चाएं हम करते हैं। मैप के भी माध्यम से कुछ अतिरिक्त जानकारी थोड़ा डीप में जाकर हम देखेंगे। मुझे संभावना लगी है कि वहां से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि यहां पर आपको देखना है कि G7 जो है, यानी कि ग्रुप ऑफ 7 जो है, अच्छा ये यहाँ पर गलत आ गया है। तो G7 जो है ये विश्व की 7 प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान है। काउंट कर लीजिए, 3 3 6 एक 7 हो गया। एक 7वां यहाँ पर है कनाडा। एक बात यहाँ पर समझिएगा, इसमें एक देश रसिया जुड़ा था। कब जुड़ा था? यहाँ पर हम यहाँ पर 1997 में रसिया भी इसका सदस्य बना था। लेकिन यहाँ पर कुछ मामला सामने आता है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, वो चीजें हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस वर्ष 2025 में आपको ध्यान रखना है, 16 से 17 जून 2025 को 51वां G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है, दरअसल कनाडा के पास अभी G7 की मेजबानी है। तो G7 की मेजबानी के तहत, मतलब कनाडा की मेजबानी में, ये कनाडा में एक जगह है अल्बार्टा, कनासिकस अल्बार्टा, यहीं पर अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ 51वां G7 शिखर सम्मेलन का। और जरूरी बात, इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, AI के वैश्विक नियमन और यूक्रेन संकट जैसे विषयों पर चर्चा हुई। ये चीजों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस विषय पर यह आधारित था, मतलब किस विषय पर चर्चाएं आदि यहाँ पर हुई, वो चीजें मेंशन यहाँ पर किया गया है। अच्छा, G7 देशों का कोई भी अस्थाई सचिवालय नहीं होता है। ये जो है, इसकी जो अध्यक्षता है वो घूमती रहती है बारी बारी से। G7 देशों में हमने क्या बताया, इसका मेंबर जो है, इसमें आपको भारत का नाम कहीं नहीं दिखेगा। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत इसमें गेस्ट कंट्री के रूप में शामिल होता है। ये चीजों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट पे कि जिसके बाद यहाँ पर जो हमने चर्चा किया था कि 1997 में रशिया इसका सदस्य बना।
जिसके बाद ये G7 से हो गया G8। लेकिन ट्विस्ट आ जाता है 1997 के बाद, आइए 2014 में, जिस साल 26 मई को प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ लिए थे, 26 मई 2014 को। ठीक है, इस प्रकार से चीजों को रिलेट कीजिएगा। तो 2014 की बात अगर हम करें तो यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर अधिग्रहण के कारण इस समूह से रशिया को निलंबित कर दिया गया था। तब ये पुनः से G7 बन गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसको लेकर हम थोड़ी चर्चाएं करने वाले हैं, इसको ध्यान से आपको देखना है। ये जो मैप आप देख रहे हैं, जो बात हम कर रहे थे, देखिए G7 देशों में जो देश है कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। तो चर्चा हमने क्या किया, यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र। आप इस मैप को देखिएगा, ये जो आपको मैप दिख रहा है ये यूक्रेन का क्षेत्र है। ये जो आपको डार्क साइड दिख रहा है ये यूक्रेन है, और ये वाला जो एरिया यहाँ से इधर आपको दिखता है रशिया। तो ये जो क्षेत्र है रेड वाला जो आपको दिख रहा है क्षेत्र, ये आपको यूक्रेन में दिखता है और ये क्रीमिया क्षेत्र कहलाता है। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, रशिया ने इस क्षेत्र पर अधिग्रहण करने का प्रयास किया था, जिसके बाद आपको ध्यान रखना, हमने क्या आपको बतलाया, 2014 में इस क्षेत्र पर अधिग्रहण के कारण ही G7 से मतलब रशिया को हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया। मतलब G8 उस समय नाम हो चुका था, लेकिन पुनः से जब ये निलंबित हुआ तो उसका नाम हो गया G7। तो कुछ इस प्रकार की कुछ जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको केवल एग्जाम में ही नहीं इंटरव्यू में भी आपकी मदद करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। और अपना देश है दुनिया का चौथा देश। हालांकि एक बात और, चौथा की बात भी है, तो दुनिया का चौथा देश अपना है भारत, जो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हालांकि साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश है। पांचवा देश चंद्रमा पर उतरने वाला है जापान। इस बात को भी ध्यान आपको रखना है, अब तक 5 देश ही उतरा है। अब यहां पर हम चर्चा करते हैं कि भारत ने 25 सितंबर 2025 को उड़ीसा के तटवर्ती इलाके से अग्नि प्राइम मिसाइल को रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसके साथ ही भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जिसके पास रेल नेटवर्क से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। अर्थात इस तकनीक से मिसाइल को चलती ट्रेन से भी लॉन्च किया जा सकता है। एक बड़ी उपलब्धि के रूप में आप इसे देख सकते हैं, और ऐसा करने वाला चौथा देश बना है। इससे पहले केवल 4 देश हैं, जिनमें कि रशिया, चाइना, 4 नहीं बल्कि इससे पहले 3 देश हैं, रशिया, चाइना और उत्तर कोरिया। ऐसी क्षमता जो है वो रशिया के पास है, चाइना के पास और उत्तर कोरिया के पास। लेकिन अब इस सूची में भारत भी शामिल हो चुका है। अग्नि प्राइम की बात करें तो भारत की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसकी रेंज है लगभग 2000 किलोमीटर, और ये दुश्मन के लिए निशाना लगाने में कठिनाई पैदा करने वाली आधुनिक तकनीक से लैस है। ये चीजों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना। अग्नि प्राइम की जो एक शॉर्ट में विशेषता है, वो चीजें यहाँ पर हमने आपको बताया है। ये एक प्रकार का मिसाइल का जो टाइप होता है, हाइपरसोनिक हो गया और बैलिस्टिक हो गया, मतलब ये प्रकार के टाइप भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल का टाइप है, इसको ध्यान आपको रखना है। और ये तस्वीर जो इंटरनेट पे वायरल हुई है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो लॉन्चिंग है, ये उड़ीसा के तटवर्ती इलाके से लॉन्च अभी हाल ही में हुआ है। पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास, पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है अभी हाल ही में किस देश में हुआ है? देखिए, इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा सिंगापुर। अतः विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए संबंधित तथ्य जो है इनसे संबंधित उसे देखते हैं। राष्ट्रीय पनडुब्बी बचाव अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 15 से 29 सितंबर तक सिंगापुर में आयोजित किया गया, और इस अभ्यास में विभिन्न देशों की सशस्त्र सेनाएं, नौसेनाएं आदि ने भाग लिया है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी बचाव अभ्यास, इसमें बहुत सारे देश की जो खास करके सशस्त्र सेनाएं हैं, नौसेनाएं हैं, वो भाग लेती हैं, इसलिए तो इस शब्द का प्रयोग किया गया बहुराष्ट्रीय। और ये 2 चरणों में आयोजित हुआ। एक तो पहला बंदरगाह चरण, फिर आता है यहाँ पर समुद्र चरण, और भारत की तरफ से INS निस्तार ने इस अभ्यास में भाग लिया था। और एक बात ये ध्यान रखिएगा, जो कि स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल और पनडुब्बी बचाव संचालन में माहिर है। आई होप आप इसे समझ सकते हैं, डाइविंग आदि संबंधित है, मतलब मूलतः इसको बेहतर बनाने को लेकर, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीजों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बेसिकली यही तो यहाँ पर नाम से ये क्लियर है, पनडुब्बी बचाव अभ्यास ये।
और पिछले क्लास में जब हम एक सेशन लेकर आए थे, पिछला से पिछला वाला क्लास, वहाँ पर एक अभ्यास को लेकर हमने जानकारी थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। ये जो जापड़ अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना मूल रूप से या फिर मुख्य रूप से रशिया में आयोजित होता है। हालाँकि बेलारूस भी कहीं न कहीं इसमें शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से रशिया आपको ध्यान रखना है। हमने गलती से वहाँ पर जापान आपको बतला दिया था। इस चीज़ को सुधार कर लीजिएगा। ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है? तो ये चीज़ों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य के सूरजपुर में, सूरजपुर एक जिला है, किस राज्य के अंतर्गत आता है जहाँ के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है। और सूरजपुर जो जिला है वो छत्तीसगढ़ में है, जहाँ की राजधानी है रायपुर। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय पोषण माह और स्वस्थ महिला सशक्त परिवार अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले के, आपको ध्यान रखना है, 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया। दरअसल पिछले 2 वर्षों में यहाँ से कोई भी मामला सामने नहीं आया था, और इसी उपलब्धि को लेकर, हालांकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये कंडीशन था, 2 वर्ष यहाँ पर कोई भी मामला सामने नहीं आया, जिस वजह से ये मान्यता दिया गया है। यहाँ पर इस पहल को सफल रूप से संचालित करने की दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पंचायत प्रतिनिधियों ने जो इसमें सहभागिता या फिर जो भागीदारी निभाई है, इसी के फलस्वरूप ये उपलब्धि दर्ज हुआ है। इस चीज को ध्यान आपको रखना है। बात हम कर रहे हैं यहाँ पर बाल विवाह की। अब एक नवीनतम डेटा की बात करें, जो कि कई सारे संस्था के द्वारा, खास करके भारत सरकार के द्वारा भी ये जारी हुआ है, और ये प्रकाशित हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में। 2025 का ये डेटा है, उसी के आधार पर ये हम आपको बतला रहे हैं। इसमें अगर देखते हैं, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक बाल विवाह होता है। इसको लेकर लगभग 42%, जो खास करके बातें कही गई है रिपोर्ट में, वो ध्यान रखिए। बाल विवाह की दर 42%। बिहार में 40.8% लगभग। त्रिपुरा में ये मतलब टॉप 3 पे है, मतलब यहाँ पर इसको एक बार ध्यान रख लीजिएगा। ये पहले, ये दूसरे और तीसरे। बाल विवाह में बिहार दूसरे स्थान पर है, हालांकि फासला बहुत कम है। पश्चिम बंगाल पहले पे है 42% के साथ। तो अभी इस समय हालांकि टॉप 3 में जो है पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा। बाल विवाह एक प्रकार के आप बोल सकते हैं मानसिक गुलामी का भी प्रतीक आप कह सकते हैं। देखिए, तस्वीर के माध्यम से आपको हमने समझाने का प्रयास किया है। मुख्य रूप से अगर आप इसको आप देखते हैं, इस वाले तस्वीर को, तो यहाँ पर आपको देखने को ये मिलता है कि एक लड़की का ये पिता है, ठीक है, अपनी बेटी को, जो कि ये स्कूल का बस्ता लिए हुए है, वो स्कूल जाना चाहती है और भाग रही है, लेकिन जबरन इसे कम आयु में विवाह कराया जा रहा है। तो ये कानूनन जुर्म है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कानून में विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो निर्धारित की गई है। इस चीज़ को ध्यान आपको रखना है। फिलहाल उसी को लेकर ये रिपोर्ट था, बाल विवाह को लेकर, और इसमें 3 जो टॉप राज्य हैं, मतलब इस मामले में जहां पर स्थिति बद से बदतर है, वो पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा है। ये चीज़ें देखने को नहीं मिलता है। आसपास में जब आप रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो चीज़ें तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित विलिवर्स डिलेमा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इस पुस्तक के लेखक है अभिषेक चौधरी। अभिषेक चौधरी, विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पुस्तक के कवर पेज को आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये पुस्तक का कवर पेज है, विलिवर्स डिलेमा। और ये किताब जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, उनके जीवन, राजनीतिक दृष्टिकोण और नेतृत्व शैली पर आधारित है। इस विषय वस्तु के साथ पुस्तक को मतलब यहाँ पर लिखा गया है। किताब का नाम है बिलीवर्स डिलेमा, और ये इनकी जीवनी है अटल बिहारी वाजपेयी की, लेखक अभिषेक चौधरी। और ये किस महत्व को लेकर उजागर करती है बातों को, यहाँ पर चर्चाएं की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। और इसको लेकर एक बात ध्यान रखिए, 3 बार वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 1996 में, फिर 1998 से 99 तक, फिर 99 से 2004 तक। अटल बिहारी वाजपेयी को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 15 से 29 सितंबर 2000 15 नवंबर की 25 से 29 सितंबर 2025 तक आयोजित उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में किस देश को भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है? इस देश का नाम है रशिया। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके बीच हमने किया, जो रिलेटेड पॉइंट हमने आपको बताया, कोशिश कीजिए कि तमाम चीज़ों को डे वाइज डे आप भी तैयार कीजिए, ताकि वो बोझ आपके ऊपर ना बने। और इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एग्जाम के समय में ये बोझ महसूस नहीं होगा,
बस आप रिवीजन देंगे और सफलता आपकी कदम चूमेगी, एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो ऑफर आई है फेस्ट 50 कूपन कोड को लगा करके आप तमाम कोर्स पर 50% का डिस्काउंट पा सकते हैं। आज की इस क्लास का प्रश्न है जो खास करके हमने पूछा था, श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा ये दूसरी बार है जब मजदूरों का वर्गीकरण किया गया और इसी में अति कुशल मजदूर को लेकर जो राशि निर्धारित की गई है, मजदूरी दर, उसको लेकर ये प्रश्न है जिसका आंसर आपको बताना है। और कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो ये आपको ध्यान रखना, ये तमाम कोर्स जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, फेस्ट 50 कूपन कोड लगाइए। निश्चित तौर पर एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो है, ये जो कोर्स है इसको लेकर मैं आपको बता दूं, इसको हमने आप लोगों के डिमांड पे लॉन्च किया है। 200, एक सेकंड रुकिएगा, 229 रुपये इसका फी है, 229 रुपये। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 50% अगर जाएगा तो तकरीबन 110 या 12-14 रुपये के आसपास आएगा। ठीक है, तो इतने में आपका पूरा का पूरा हम कवर कराएंगे। और ये आप इसे हल्के मत लीजिए कि 100 रुपया फी है तो सर कैसे होगा, कैसे पढ़ाएंगे। अच्छी गुणवत्तापूर्ण मिलेगी 100%। यहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर हम आपके सामने बोल रहे हैं। आप वादा कर लीजिए किसी भी चैनल से, किसी भी कोचिंग संस्थान से अगर बेहतर हमने नहीं दिया तो हम पढ़ाना आपको छोड़ देंगे। बेहतरीन क्वालिटी का मटेरियल इसमें आपको हम देंगे विथ नोट्स, जिसे आप प्रिंट भी कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑफर का लाभ आप लोग जरूर ले लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। प्रिपरेशन को करते रहिए, कोई भी दिक्कत हो हमें संपर्क जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।